मैं कौन सर? अच्छा एसयूवी है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। अपने बारे में बोर्ड को संक्षिप्त जानकारी दीजिए जिसके आधार पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, अपने राज्य का नाम और जाति धर्म नहीं बताना है। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2016 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में की है। यूपीपीसीएस में मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। मेरी रुचियाँ किताबें पढ़ना, कबड्डी खेलना और देखना है। यूपीपीसीएस 2021 में मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ। ठीक है, तो आप नायब तहसीलदार के पद पर हो गए, तो ज्वाइनिंग तो भी नहीं हुई? हो गई? नहीं हुई है। तो नायब तहसीलदार के कुछ कार्य वगैरह बताएंगे आप? जी सर। सर जो नायब तहसीलदार का मुख्य कार्य रेवेन्यू कलेक्शन का है, लेकिन इसके अलावा सर लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन में तहसीलदार एसडीएम की मदद करना, राजस्व से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में भी नायब तहसीलदार की मदद रहती है सर। क्या खसरा खतौनी वगैरह जानते हैं आप? जी सर। खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है? सर खतौनी एक जैसे गांव की वो पैमाइश का माप रहता है जिसमें विभिन्न जोतदारों के नाम दर्ज होते हैं और किस हैसियत से भूमि धारण करते हैं। खसरा में सर हैसियत क्या क्या हो सकती है? सर जैसे कृषि भूमि है या कॉमर्शियल लैंड है या बंजर भूमि, इस तरीके से। अच्छा। और खसरा में सर जोत या फसलों के आंकड़े दर्ज होते हैं जिसमें खसरा संख्या दिया जाता है सर। चलिए, तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस से जब आपने ग्रेजुएशन किया था तो आपने हिंदी साहित्य क्यों लिया, क्यों इधर शिफ्ट कर गए आप? सर हिंदी साहित्य में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के दौरान भी मेरी स्वाभाविक रुचि थी और अलाइड कोर्स के रूप में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय भी हिंदी साहित्य का चुनाव किया था मैंने, तो इसीलिए हिंदी साहित्य का चयन किया। तो हिंदी साहित्य में क्या आपने देखा, क्या आपको अच्छा लगा, ये बताइए। सर मुझे हिंदी साहित्य में उपन्यास और कथा कहानी पढ़ना पहले अच्छा लगता था, फिर बाद में सर काव्य में भी थोड़ी बहुत रुचि हुई थी। नरेंद्र कोहली के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? जी सर। क्या है उनकी जरा उपन्यास के बारे में और उनकी कुछ विशेषताएं बताइए। सर नरेंद्र कोहली जी की मुख्य विशेषता है वो पौराणिक ऐतिहासिक लेखन को लेकर है। वो उसका सर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं सर महासमर है, उसको उन्होंने 8 पार्ट में लिखा था जिसका 9वां खंड अभी लिखा है। राम कथा को उन्होंने सर 2 खंड में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवनी लिखी है तोड़ो कारा तोड़ो नाम से 3 पार्ट में। और इसके अलावा उनके और प्रमुख उपन्यास हैं सर। ठीक है। अच्छा, इधर हम लोग देखते हैं कि पिछले 10-20 सालों में हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक पक्ष है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या अनुभव है? आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। सर जो रचना आधारित या विचारधारा आधारित जैसे हिंदी साहित्य के पूर्व काल में जैसे वामपंथी आलोचना है या मनोवैज्ञानिक विशेषणवादी आलोचना है, इस तरह की व्याख्या सर अभी कहा जा सकता है कि विचारधारात्मक आधार आलोचना थोड़ी सी कम है और अभी रचना आधारित आलोचना में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें सर कुछ जो अभी उपन्यास पक्ष है अधिकतर जो कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं उन पर बेस्ड हो रहा है। लगभग कहा जा सकता है कि प्रत्येक नई हिंदी के उपन्यास है उनकी थीम बहुत हद तक कम ज़्यादा एक जैसी ही है सर। अच्छा, आप मथुरा से आते हैं? जी सर। तो मथुरा की जो इस समय समस्याएं हैं वर्तमान में, वो क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको? सर मथुरा एक सांस्कृतिक शहर है, तो इसकी प्रमुख समस्याओं में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं पर जलवायु में परिवर्तन में, साफ सफाई में, एक पर्यावरण को लेकर मथुरा की प्रमुख समस्या है। एक तरीके से मथुरा आसपास के गांव को कनेक्ट करता है और बीच में प्रमुख शहरी निवास है। मथुरा में बहुत अधिक संख्या में तीर्थ स्थल हैं सर, उनके आसपास सफाई को लेकर के जिसमें यमुना प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता रहता है, वो एक समस्या है मथुरा की। और इसके अलावा सर जो मथुरा की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ काफ़ी लंबे समय तक 2 ही 3 अधिक डाइवर्सिफाई सेक्टर नहीं है, या कहना चाहिए कि औद्योगिक विकास अधिक डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है। मथुरा में रिफाइनरी प्रमुख है और इसके अलावा सर ज़्यादातर जो उद्योग विकसित हैं वो पर्यटन आधारित ही हैं जिनका तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है। कई बार देखते हैं कि जो टूरिस्ट दिल्ली से मथुरा घूमने जाता है, या तो वो शाम तक मथुरा से दिल्ली लौट आता है या तो अब जयपुर की तरफ उधर मूव कर जाता है, वो मथुरा में नहीं रुकना चाहता है। ऐसा आपने महसूस किया है? सर इसका एक प्रमुख कारण तो दिल्ली से मथुरा जब टूरिस्ट जाते हैं एक्सप्रेसवे से,
सर वो 2 घंटे में वापस आ सकते हैं जल्दी से। इसका प्रमुख कारण रहता है, अधिकांश टूरिस्ट हैं वो शनिवार और रविवार को छुट्टी के समय ये मथुरा में उद्योग, जो होटल उद्योग हैं या जो रुकने की व्यवस्था रहती है या मंदिर उद्योग है, उनमें ये प्रसिद्ध है कि शनिवार रविवार को ही अधिकांश जो पर्यटन करने के लिए या जो तीर्थ करने के लिए आते हैं, इसीलिए वापस रुक सकते हैं सर। इसके अलावा मथुरा से आगरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर ये एक तरीके से टूरिस्ट स्थल है, तीनों चारों का जुड़ाव होता है, तो उन्हें अधिक आगे जाना होता है तो जयपुर की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आगरा में जिस तरह की टूरिस्ट दृष्टि से जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए थी वो अभी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ वो रुकना नहीं चाहते हैं, बल्कि और सुरक्षा का भी मुद्दा एक हो सकता है कि जिसकी वजह से वो शिफ्ट कर जा रहे हैं दूसरी तरफ? सर आगरा में तो ये प्रमुख मुद्दा नहीं है, क्योंकि आगरा में तो बहुत अच्छा संरचनात्मक है रहने के लिए। मथुरा में कहीं हद तक ये कहा जा सकता सॉरी, हाँ मैं मथुरा की मैं बात कर रहा था। जी सर, मथुरा में ये प्रमुख समस्या है। जो सर मथुरा में धीरे धीरे इस समस्या को एड्रेस करा जा रहा है और मार्गों का नवीकरणकरण चौड़ा हो रहा है या पर्यटन उद्योग को सर अब डेवलप किया जा रहा है सरकार की ओर से भी और निजी क्षेत्र की तरफ से भी। ठीक है, प्लीज़ सर। आप मुझे ये बताइए कि लेम डक सत्र सुना है आपने? संसदीय जो प्रणाली है हमारी, जो संसदीय परंपरा है, उसके अंदर लेम डक सत्र क्या होता है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन सर शायद मैं अंदाजा लगाना चाहूँ तो जो कुछ जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका सर अगली लोकसभा या विधानसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं, तो उनका जो अंतिम दिन होता है उसको लेम डक सत्र कहा जाता है। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, चलिए। तो दूसरी बात मुझे ये बताइए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक भारत सरकार की योजना है, तो आपके ज़िले का, इसमें मथुरा का क्या कौन सा प्रोडक्ट है? सर जो सैनिटरी फिटिंग है पाइप की वो, और जो ठाकुर जी की घंटी, ये 2 प्रोडक्ट मथुरा के हैं सर। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये वीटो पावर क्या होता है? वीटो शक्ति इस प्रकार कही जा सकती है कि अगर वीटो पावर का प्रयोग होता है तो उसके बाद सर कोई स्पष्टीकरण या आगे प्रस्ताव सर गिर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर जैसे 5 देशों के पास है, या राष्ट्रपति के पास वीटो पावर शक्तियां हैं, जिनमें जेबी वीटो है और कुछ और वीटो के प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं वीटो? सर विशेषाधिकार वीटो है एक, तो जिसको दोबारा एक विशेषाधिकार वीटो है, एक जेबी वीटो है, पॉकेट वीटो कहते हैं सर इसको, और सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये शक्तियां किसके पास हैं? अगर भारतीय, सर राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास नहीं? सर राज्यपाल के पास भी है वीटो, लेकिन राज्यपाल के पास सर वीटो संवैधानिक रूप से वीटो शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। ठीक। जरा ये जो दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसको हम सार्क कहते हैं, इसकी प्रासंगिकता बताइए, कितना महत्वपूर्ण है ये संगठन भारत के परिप्रेक्ष्य में? सर जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन 1985 में गठन हुआ था, तो दक्षिण एशिया की आर्थिक विकास इसके प्रमुख केंद्र में है। आर्थिक सामाजिक विकास भी हो सकता है सर। भारत जो साउथ साउथ कोऑपरेशन हुआ या जो विकासशील देश हैं उनकी एक प्रमुख आवाज़ उठकर ग्लोबल फोरम पर उभरा है। तो सर जो दक्षिण एशियाई भाग है वो एक ब्लॉक के रूप में काम हो, जिसमें फ्री ट्रेड हो या जो टेक्नोलॉजी का कैपिटल का, मानव श्रम का, अबाध श्रम हो। तो इसको लेकर सर जो यूरोपियन यूनियन, आसियान है या जो अन्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन आधारित जो ब्लॉक हैं उसको ध्यान में रखते हुए सर सार्क का गठन किया जा सकता था, किया गया है। ठीक है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप भी करते होंगे? जी सर। तो देखिए कि सोशल मीडिया किस तरीके से सूचना के प्रसार में एक काफ़ी तेज़ माध्यम है। तो इसके माध्यम से सही जानकारियों के साथ साथ कई सारी गलत जानकारियां भी समाज में जाती हैं। तो आपको कैसे लगता है कि गलत जानकारियों को समाज में जाने से रोका जा सके? क्या वो कदम आप उठा सकते हैं ऐसे? सर सोशल मीडिया का जो प्रमुख चैलेंज है, जिसमें सर कहा जाता है कि जो सूचना के प्रसार में घातांकीय कंपोनेंशियल वृद्धि होती है, एक से अधिक लोगों की तरफ, फिर उससे दुगनी तिगनी लोगों की तरफ जाता है। इसके लिए सर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। जैसे फेसबुक ने बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा था, जिसमें फैक्ट चेक के आधार पर सूचना गलत पाई जाती है तो उसको वहीं ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा सर, अपनी तरफ से सोशल मीडिया में कोई भ्रामक जानकारी है तो अधिकांशतः स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि सूचना इस प्रकार है, सही सूचना ये है, फैक्ट चेक के माध्यम से सर। और सर प्रमुख रूप से सर टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना होगा इसमें सर। ठीक सर। ये बताइए कि हिंदी भाषा ने किस प्रकार
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रभावित किया और खुद किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित हुई? सर, जो हिंदी भाषा का आधुनिक काल का प्रारंभ होता है और स्वतंत्रता संग्राम का जो भारतीय प्रतिरोध प्रमुख रूप से दर्ज होता है, उसका कालखंड लगभग एक कहा जा सकता है। 1880 के प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रभक्ति की जो कविताएं लिखी और उसमें अंग्रेजों के काफ़ी रचनाओं में उसका विरोध किया प्रतीक रूप में। इसके बाद सर जो गांधीवादी काल आया और रचनाओं में गांधीवादी प्रभाव बहुत देखने को मिला। छायावाद के काल में हिंदी एक प्रमुख भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में धीमे धीमे बहुत तेजी से डेवलप करने लगी और साम्राज्यवादी भाषा को भी टक्कर देने लगी। इसी दौरान यह विचार भी आया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का अपनाया जाए। सर, राष्ट्रीय आंदोलन के सर काफ़ी जो काव्य हैं या प्रेरित करने वाली कहानियाँ हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई। उन्होंने इस प्रकार प्रभावित किया, जिसमें सर प्रेमचंद की रचना सोजे वतन है, जिसको सर हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी भाषा में थी, इसको जब्त भी किया गया। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता को काफ़ी प्रमुख स्थान दिया। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सर सांप्रदायिकता की एक प्रमुख समस्या भी थी, जिसमें मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस की हिंदी भाषा के कई नाटकों और उपन्यासों में इस बात को प्रमुखता से सर उठाया गया था। क्या योगदान दिया? मुझे समझ नहीं आया कि हिंदी भाषा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान क्या दिया। पॉइंट फॉर्मेट में बताइए, 2-3। सर, साहित्य होता है सर, वो अपने जैसे कहा जाता है समाज का दर्पण है। तो जो स्वतंत्रता संग्राम की जो भावना थी तत्कालीन समाज में, हिंदी साहित्य ने साहित्य के माध्यम से संवेदनशीलता जगाई लोगों को और काफ़ी लोगों में जो जन भावनाओं से साहित्य को जोड़ा और प्रसार किया लोगों की भावनाओं में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर सर। और स्वतंत्रता संग्राम का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका विकास हुआ, बुरी स्थिति में चली गई, क्या हुआ? सर, स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से सर जो कांग्रेस इसमें सर एक प्रमुख दल थी सर, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी। और भी दल थे। हिंदी साहित्य में सर एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक जरूरत महसूस हुई, उसकी सर पूर्ति हिंदी भाषा ने की थी सर। अच्छा, बहुत से राष्ट्रवादी साहित्यकारों का आपने नाम लिया, आपके फेवरेट कौन है? सर, श्री जयशंकर प्रसाद जी मेरे फेवरेट हैं। उनकी कोई रचना याद है आपको? सर, उनकी रचना ध्रुवस्वामिनी है, कामायनी है, चंद्रगुप्त है, नाटकों में स्कंदगुप्त है, कविताओं में आंसू है, झरना है, ये सब उनकी रचना है। ठीक है। अभी वर्तमान समय में साहित्यकारों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है समाज में, है ना? ऐसी है? नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, अच्छी स्थिति में है। जी सर। और उस समय में जैसा कि मुक्ति बोध है, जब तक जिंदा थे तब उनकी एक भी रचना नहीं छप पाई थी, है ना? निराला भी काफ़ी बुरी अवस्था में रहे हैं। तो उस समय फिर दयनीय होने का क्या कारण था अधिकांश साहित्यकारों की स्थिति? सर, उस समय बाजार हिंदी साहित्य का इतनी अच्छी तरह से सर डेवलप नहीं था, ना ही विश्वविद्यालयों में या पत्रकारिता में। इसमें पत्रकारिता एक प्रमुख क्षेत्र था, लेकिन उसको सर निस्वार्थ सेवा की तरह से लिया जाता था उस समय। वर्तमान में और भी विश्वविद्यालय में काफ़ी अवसर हैं साहित्यकारों के लिए। बाजार, नई हिंदी का बाजार काफ़ी बड़ा हो गया है सर अब तो। उस समय सर ऐसा नहीं था, प्रमुख रूप से संपादकों पर निर्भर रहना पड़ता था उस। अच्छा, सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है और इंटरनेट का? सर, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हिंदी भाषा के प्रसार में सर काफ़ी सुविधा और तीव्रता में वृद्धि करी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का रूप ही बिगाड़ दिया सोशल मीडिया ने। सर, ऐसा माना जाता है, ये तर्क दिया जाता है कि जो भाषा का शुद्धतम या संस्कृत रूप है उसको सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया है। लेकिन सर, मेरा मानना है कि जो नई हिंदी है या जो हिंदी के और शब्दों को अपने प्रचलन में लाकर सोशल मीडिया ने हिंदी भाषा को बढ़ाने में सर वृद्धि की है। अभी G20 की बैठक चल रही है ना? जी सर। क्या है आदर्श वाक्य G20 का? सॉरी सर, मुझे नहीं आता। अच्छा, G20 के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? जी सर। एशिया से कितने देश शामिल हैं G20 में? सर, शायद 5 देश भारत से शामिल हैं सर। कौन कौन से? सर, जापान, भारत, चीन, इंडोनेशिया और तुर्की। तुर्की एशिया में आता है? सर, यूरेशिया में आता है, इसको आधा एशिया माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास पर किस किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? सर, हिंदी भाषा के विकास में संस्कृत से सर जनभाषा का प्रभाव पड़ा प्रमुख रूप से। संस्कृत से पहले पाली, अपभ्रंश, अभट्ट में सर डेवलप हुई। उसके बाद अवधी और ब्रज भाषा के रूप में इसका विकास, और फिर आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। पत्रकारिता के विकास ने, ईसाई मिशनरियों ने जो बाइबल को शुरुआत में हिंदी भाषा में छापा था, उसका विकास था। इसके अलावा सर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, उसमें भी हिंदी भाषा सिखाई गई थी। तो और सर, ये कुछ प्रमुख कारण है सर। जब ये रिमोट वोटिंग प्रोसेस बहुत चर्चा में, जी सर। क्या है रिमोट वोटिंग प्रोसेस? सर, जो भी वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल है सर, वो
शारीरिक रूप से वहाँ कभी उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसको सर एक मौका दिया जाना चाहिए जिसमें वो दूर से रिमोट वोटिंग के माध्यम से अपना वोट सर डाल सके। तो अपना वोट डाल सके कौन? जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो? सर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है अभी फिलहाल तो सर जो अप्रवासी भारतीय हैं NRI और जो सुरक्षा बलों के सदस्य हैं उनको सर ये सुरक्षा बलों के सदस्यों को मौका दिया जाता है और उनको दिए जाने की। सुरक्षा वालों को तो पोस्टल बैलेट के दिया गया है, रिमोट वोटिंग अलग है। क्या है रिमोट वोटिंग प्रोसेस बताइए, अभी न्यूज़ में रहा है। सॉरी सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, कुछ पता है आपको? सर शायद यूपी को 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और जब कंपटीशन के लिए आप आते हैं तो पॉलिटी पढ़ते हैं, क्या अंतर है दोनों में? पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या अंतर है? सर पॉलिटी है वो पॉलिटिकल साइंस का ही एक छोटा हिस्सा है। पॉलिटी में प्रमुखता राज्य के अंगों की उसकी व्यवस्था और संविधान के बारे में पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में सर जो ये पॉलिटी का पीछे का दर्शन क्या है सर उसको भी पढ़ा जाता है। विचारक हैं जिन्होंने अब तक की यात्रा क्या रही है राज्य व्यवस्था को डेवलप। एक सेंटेंस में आपको डिफाइन करने दिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी, साइंस एंड पॉलिटी, तो कैसे आप एक सेंटेंस में डिवाइड कीजिए, इसको डिफाइन कीजिएगा? सर पॉलिटी इज द सब पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ओके, अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोविजन एक्ट के 10 साल पूरे हो गए। जी सर। सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा चल रही थी, एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आप ये बताइए कि यह जो एक्ट लाया गया इसके बाद से जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है या कह लीजिए हाथ से मैला ढोने वाली जो प्रथा है उसके प्रतिबंध लगाने के पश्चात उसमें जो व्यवसाय में लगे हुए लोग थे उनके कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किया? सॉरी सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा। अभी एक रिपोर्ट आई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के MMR पर, ठीक है, और एक रिपोर्ट MMR पे आई है UNO की। इन दोनों रिपोर्ट में अंतर क्या है कि जो रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि भारत में मदर मोर्टेलिटी रेट जो है वह 103 जो पहले थी वो 2018-20 के दौरान 97 पे आ गई, और UNO का रिपोर्ट जो है वो पिछले 20 साल के दौरान कह रहा है कि भारत में प्रतिदिन 66 महिलाओं की मृत्यु होती है जन्म देते के समय, प्रसव के दौरान। आप मुझे ये बताइए कि भारत में जो MMR है इसको लेकर के यानी मातृत्व सिक्योरिटी, मदर सिक्योरिटी को लेकर के, मातृत्व सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? सर जो मातृत्व मृत्यु दर की सबसे प्रमुख समस्या संस्थागत प्रसव को लेकर थी, तो सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पताल में फ्री चेकअप की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो भोजन के अधिकार में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये 3 किस्तों में देने की योजना है, और उनको अधिकार है कि वो सर मैं कैलोरी याद नहीं कर पा रहा हूँ, उतने तक भोजन लेने का अधिकार है। इसके अलावा सरकार ने जो सनमेटा प्रेफरेंस के माध्यम से जो समस्या थी उसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ कैंपेन चलाई हैं, जैसे सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या माँ हैं स्तनपान को लेकर सर आदि सुविधा। मिशन पोषण अभियान क्या है? सर जो चाइल्ड बस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग को लेकर पोषण सुरक्षा योजना को बढ़ावा देने के लिए मिशन पोषण अभियान शुरू किया गया है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन बड़ी चर्चा में रहा है अभी कुछ दिनों में पहले, बताएंगे क्या है ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन? व्हाट्सएप पे भी लिखा रहता है योर मैसेज इज मेंशन्ड इन कवर्ड अंडर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। क्या होता है ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन? सर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन में सर मैसेज जो रिसीवर और मैसेज सेंडर है उन दोनों का जो बीच में सर उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता, इसका कोड है वो मैं दोनों के अलावा कोई बीच में सर उसको कहा जा सकता है कि सुरक्षित एक वो प्रोसेस है सर ये। अच्छा, मतलब वो जो स्क्रिप्ट है मैसेज का वो कोई पढ़ नहीं सकता है, वो इनक्रिप्टेड रहता है, बाद में बदल जाता है दूसरे रूप में, वो सिर्फ रिसीवर और सेंडर के बीच का ही मामला है। जी सर। तो अभी टेक कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा इस पे काहे प्रेशर डाल रही है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पे? जितनी भी टेक कंपनी अभी देखिए क्या कहते हैं, एप्पल ने भी कहा कि वो अपने क्लाउड पे एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का जो पॉइंट्स है वो 13 था उसको बढ़ा करके 24 कर रहा है। तो क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई टेक कंपनीज को कि अचानक से सब हाइपर एक्टिव हो गए एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन को लेकर? सर जो डाटा, पर्सनल डाटा या जो लोकल डाटा वगैरह है इसको लेकर सर बहुत ज़्यादा जागृति आ रही है, और जो कंज्यूमर या कस्टमर है उनकी एक प्रमुख चिंता है उस कस्टमर बेस को सर और अधिक क्वालिटी सर्विस देने के लिए या पायरेसी को रोकने के लिए या
प्राइवेसी को सर और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए सर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को सर और ज़्यादा भारत में कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल है सर डाटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल है जिसको भी पास होना बाकी है। सर? ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।